एक दिन मैं अपनी कजन के साथ पार्क में झूले खा रही थी। पार्क में बहुत से लड़के भी मौजूद थे। मैं काली स्याह और मेरी कजन गोरी रंगत की मालिक थी और मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी थी। और मैं दिल ही दिल में अपनी कजन से इसी बात पर जेलस भी होती थी, मगर मैंने कभी इस बात को जाहिर नहीं किया था। आज भी जब हम पार्क में झूले खा रहे थे, तो एक खूबसूरत और अमीर लड़का मुसलसल मेरी कजन को देखे जा रहा था और मेरी कजन भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी मेरी कजन पार्क के गेट से बाहर निकल आई तो उस लड़के ने मुझे रोककर मेरी कजन का नाम पूछा। मैंने धोखे से अपना नाम बता दिया। कुछ दिनों बाद उस लड़के की माँ रिश्ता लेकर आ गई। उसके लबों पर मेरा नाम था। यूं मेरी शादी उस अमीर जादे से हो गई, मगर वो लड़का मुझे रुखसत करके अपने घर ले जाने की बजाय एक ऐसी जगह पर ले गया कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं रोते हुए कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करूंगी। जिसे तुमने पसंद किया था मैं वो नहीं हूँ। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरा नाम अक्सा है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश मैं अक्सा ना होती बल्कि नाजिश होती, तो मुझे वो सब ना सुनना पड़ता जो सब कुछ सुन सुनकर मैं जवान हुई हूँ। लोग कहते हैं कि इंसान यतीम हो जाए तो जमाने वाले चैन से नहीं जीने देते, मगर मेरी तरफ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। मुझ पर तो मेरी यतीम कजन ने जिंदगी तंग कर दी थी। मैं 4 बरस की थी जब मेरी फुफ्फो बेवा होकर हमारे घर आ गई थी। उनके साथ उनकी 4 बरस की बेटी नाजिश भी थी। मुझे उसकी आमद से बेइंतहा खुशी हुई थी, क्योंकि हम दोनों सहेलियां भी थीं, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये खुशी ज्यादा देर तक कायम रहने वाली नहीं है। ये उस दिन की बात है जब हम दोनों सहन में खेल रही थीं और हमारी पड़ोसन आई जो कि बे औलाद थी। वो मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। मुझे अपने घर ले जाकर मेरे साथ खूब खेला करती थी। वो अम्मी से बोली, ये अक्सा के साथ खेलती हुई लड़की तुम्हारी नंद की बेटी है ना? अम्मी ने हाँ बोल दिया तो वो कहने लगी, आज इसे मैं अपने घर ले जाऊंगी। कल मैं अक्सा के लिए गुलाबी फ्रॉक लेकर आई थी, मगर इस बच्ची को देखकर लगता है कि वो फ्रॉक अक्सा पर नहीं बल्कि इस गुलाब से खिलते चेहरे पर ही अच्छा लगेगा। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया था। फिर यूं हुआ कि लोग हम दोनों में तकाबुल करने लगे थे। नाजिश अपने वालिद पर गई थी, इसलिए बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि मैं अपने ननियाल पर गई थी। काली सी रंगत की मालिक थी और यूं मैं अपने घर होते हुए भी बेईमान सी हो गई थी। मेरी जगह सब लोग मेरी कजन को प्यार करने लगे थे। स्कूल और कॉलेज में भी सब नाजिश को ही सराहते थे, जबकि मुझे देखकर अक्सर लड़कियां हंसी मजाक में कहती कि तुम तो नाजिश की काम करने वाली मासी लगती हो। लेकिन मैं ये सब बातें सुनकर चुप कर जाती थी। अलबत्ता नाजिश सबको डांट देती थी। वो कहती थी कि अगर किसी की रंगत काली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कम हसीन है। तुम लोग बैरूने मुल्क जाकर देखो, लोग मरते हैं अक्सा जैसी रंगत पर। यूं ही लोगों की बातें सह सह कर मैं तंग पड़ गई थी। लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं था कि नया खाता खुल गया था। मैं नाजिश से बड़ी थी, इसलिए मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता ढूंढने लगे थे, मगर यहाँ भी मैं मार खा रही थी। जो भी रिश्ता मेरे लिए आता वो नाजिश को पसंद कर जाता था। अब्बू कहने लगे कि पहले हम नाजिश की शादी कर देते हैं, मगर फुफ्फो बोली कि नहीं, बात असूल की होती है। पहले हमारी अक्सा की शादी होगी, फिर ही नाजिश की शादी होगी। और फिर यूं ही रिजेक्ट होते होते 2 साल का अरसा बीत गया था। मैं 2 साल से लोगों का रवैया बर्दाश्त कर रही थी। लोगों के नेगेटिव कमेंट सुन सुनकर मेरे अंदर जहर भर गया था। मैं एक मनफी शख्सियत की मालिक बन चुकी थी। मुझे कोई चीज खुशी ही नहीं देती थी। हर वक्त यही लगता था कि लोग मुझे देखकर दिल ही दिल में हंसते होंगे कि ये कैसी शक्ल है, काली कलोटी सी। बस मैं इस माहौल से और नाजिश से बहुत दूर भागना चाहती थी। मैं जितना नाजिश से दूर भागती, वो उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू पूछती थी। मैं अगर गुस्सा करती तो वो मेरी बातें सुनकर मुझे कहती कि तुम मेरी दोस्त हो, मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी तो किस पर करोगी। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे से निकाल देती तो खिड़की से झांक कर कहती, अक्सा दरवाजा खोलो, मैं बोर हो रही हूँ। लोग अब तो ये भी कहने लगे थे कि नाजिश की तरफ देखो, बेचारी का बाप मर गया है, अपने मामू के टुकड़ों पर पड़ रही है, मगर मजाल है जो माथे पर एक शिकन भी पड़ी हो। जबकि अक्सा कैसी नाशुक्री लड़की है, बाप का साया सर पर मौजूद है, जिंदगी अयाशी से गुजर रही है, मगर ना तो हंसती है और ना ही किसी से खुशी के साथ बात करती है।
काश लोग किसी पर बात करने से पहले ये भी जानने की कोशिश कर लिया करें कि फलां शख्स जो हर वक्त गुस्से में रहता है, उसको क्या चीज अंदर ही अंदर से खाए जा रही है। खैर एक दिन खूब बारिश बरसी, मौसम खुशगवार हो गया था। तब नाजिश बोली, आओ चलो किसी पार्क में घूम कर आते हैं। मैं भी घर में बैठी बैठी बोर हो चुकी थी, इसीलिए बोली, हाँ चलो चलते हैं। हम दोनों पैदल ही घर से निकल गईं और एक दूसरे से बातें करते करते सड़क के दूसरी तरफ बने पार्क में चली गईं। वहां झूले भी लगे हुए थे और मौसम खुशगवार होने की वजह से बहुत से लोग पहले ही आए हुए थे। हम दोनों मिलकर झूले खा रही थी और खूब हंस रही थी। पार्क में बहुत से लड़कों की नजर मेरी कजन पर थी, क्योंकि मेरी कजन मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगती थी। तभी एक निहायत हैंडसम लड़का, जो देखने में किसी अमीर बाप का बेटा लगता था, मुसलसल हमें देख रहा था। नाजिश ने मुझे कोहनी मारी और बोली, हाय अल्लाह अक्सा, देखो तो कितना प्यारा लड़का है। अगर मुझे ये मिल जाए तो जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। उस लड़की की तरफ देखकर मेरा भी दिल धड़क गया था। मैं मुंह से कुछ ना बोली, क्योंकि मुझे तो दिल की बातें दिल में रखने की आदत पड़ चुकी थी। इतनी देर में वो लड़का नाजिश की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे, जबकि मैं अंदर ही अंदर जलकर राख होती जा रही थी। कुछ देर बाद हम पार्क से बाहर निकल गए तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और बोला, उनका नाम क्या है जो अभी अभी पार्क से बाहर निकली हैं? मेरे जहन में जल्दी से जमा तफरीक होने लगी थी। मैं बोली, उनका नाम अक्सा है। वो लड़का सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे उसका एड्रेस चाहिए, रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। मैं उस लड़के को एड्रेस समझाकर बाहर निकल गई थी। मैं बेइंतहा खुश थी। मुझे लगा कि अगर ये लड़का मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी की तमाम अजियतें दूर हो जाएंगी और वो लड़का बस मुझे मिल जाए, चाहे धोखे से ही सही। अब मैं खुश खुश रहने लगी थी। कुछ दिन बाद ही वो अमीर कबीर औरतें हमारे घर आ गई थीं। एक औरत बोली, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ, मुझे अक्सा बेटी का रिश्ता चाहिए। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उस औरत के सामने मुझे लाया गया। तब उस औरत ने 10,000 रुपए मेरी हथेली पर रख दिए थे। वापस जाते हुए वो अपने बेटे की तस्वीर भी दे गई थी। उसने अपने बेटे का नाम आमिर बताया था। आमिर वही लड़का था जो उस दिन हमें पार्क में मिला था। अब्बू भी आमिर का घर बार देखकर आए थे। वो बेइंतहा खुश थे। अब्बू बोले कि लड़के का अपना बिजनेस है, बहुत ही अच्छे खाते पीते लोग हैं। आमिर की वालदा कह रही थी कि हमें जहेज के नाम पर एक सुई भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने जहेज देने की कोशिश की तो आमिर बारात ले जाने से इनकार कर देगा। सभी ये बात सुनकर बेइंतहा खुश हुए थे। अब्बू बोले, आमिर बड़ा गैरतमंद बच्चा है। यूं एक माह बाद ही हमारी शादी की तारीख रख दी गई। मेरी कजन जेलिस होने की बजाय हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। वो कहती थी कि अक्सा, मुझे तो तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है, क्या नसीब पाया है तुमने। उसकी ये बातें सुनकर मैं अंदर तक सरशार हो जाती थी। आखिरकार रुखसती का दिन भी आ ही गया था। मैंने बड़ी कोशिश करके आमिर को अपना चेहरा देखने नहीं दिया था। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। हम पिछले 2 घंटे से महूस सफर थे। मैं हैरान थी कि आखिर आमिर ने दुनिया के किस कोने में अपना घर बना रखा है। आखिरकार 4 घंटे के बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी थी, जहां बेशुमार चुबारे ही चुबारे बने हुए थे, जहां से सजी समरी सी लड़कियां झांक रही थीं। आमिर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के अंदर ले गया। वहां तो अलग ही जहां बसा हुआ था, नाच गाना अरूज पर था। आमिर ने मेरा हाथ एक बड़ी सी औरत के हाथ में थमा दिया और बोला, 20 लाख किधर हैं? मैं समझ गई थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तो खौफ से थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली, आमिर, ये आप क्या कर रहे हैं? तब वो हंसकर बोला, मैं यहाँ तुम्हें फरोख्त करने के लिए लाया हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ जो राह चलते लड़कों से इश्क लड़ाने लगती हैं, उनका यही अंजाम होता है। मैं घबरा चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मैं बोली, आमिर, मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम शादी करना चाहते थे, बल्कि मैं उसकी कजन हूँ। आमिर ने जल्दी से मेरा घूंघट उलट दिया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपने धोखे पर
पर्दा डालने के लिए जल्दी से एक और झूठ बोल दिया। मैं बोली, दरअसल मेरी कजन आपके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो किसी और को पसंद करती थी, इसलिए उसने जबरदस्ती मुझे दुल्हन बनाकर मेरा आपसे निकाह करवा दिया है। आमिर ने अपना सर थाम लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस ले गया था। अब की बार वो मुझे अपने घर ले गया था। वो बोला, अब मुझे सारा माजरा सच सच बताओ। मैं बोली, आमिर, मेरी कजन का चक्कर दूसरे लड़के से चल रहा था। वो आपसे ज्यादा हसीन था और अमीर भी, इसलिए उसने मुझे कुर्बान कर दिया। आमिर गुस्से से घर से बाहर निकल गया था, जबकि मैं घुटनों में सर रखकर रोने लगी थी। सुबह हुई तो आमिर घर लौट आया था। वो मुस्कुरा रहा था। वो बोला, अक्सा, तुम फिक्र मत करो, मैं सारी दुनिया की खुशियाँ लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तुम्हारी कजन ने तुम्हें धोखा दिया है ना, तुम देखना, मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि वो अपना सर पीटेगी। उसने मुझ जैसे हीरे को क्यों खो दिया। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। और फिर आमिर ने अपनी कही बात पूरी कर दी थी। वो सच में मेरा बहुत ख्याल रखता था, हर वक्त मेरे हुस्न की तारीफ करता रहता था। मैं बोली, आमिर, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, अगर खूबसूरत होती तो बार बार धुतकारी ना जाती। आमिर कहता, तुम मेरी नजरों से खुद को देखो, तुम कितनी हसीन लगती हो। आमिर मेरे लिए सोने के ढेरों जेवरात लेकर आता तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे धोखे का इनाम इतना खूबसूरत मिलेगा। एक दिन मैंने आमिर से पूछा, आपकी वालदा कहाँ है? आमिर अफसरदा हो गए और बोले, वो तो कब्रिस्तान में है। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, अगर वो कब्रिस्तान में है तो फिर मेरा रिश्ता कौन लेकर आया था? वो बोला, वो तो मेरी कारोबारी साथी थी। मैंने कहा, आप कौन सा कारोबार करते हैं? वो हंस दिया और बोला, तुम इतनी सीधी भी नहीं हो, शादी की रात वाला किस्सा भूल गई हो क्या? बस वही कारोबार है मेरा। मैं आमिर की बात सुनकर कांप गई थी। मैं जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी थी, लेकिन मुझे आमिर में वो सब खुसूसियात नजर आ रही थी जो उसे एक बुरा इंसान साबित करती थी। उसने मुझ पर जो राज आश्कार किया था वो झूठा नहीं था, मगर मैं अपने शोहर के साथ खुश थी। मैंने सोचा, क्या आमिर जैसा शख्स मुझे दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। आमिर हर रोज ही बाहर से खाना लेकर आता था, मुझे सैर करवाने बाहर ले जाता था, मेरे नाज नखरे उठाता था और सबसे बढ़कर वो दिन रात मेरी तारीफ किया करता था। मैं उसके साथ बेइंतहा खुश थी, मगर एक बात थी जो मुझे मशकूक लगती थी। आमिर मुझसे चोरी छुपकर अपने वॉलेट में लगी हुई तस्वीर को देखा करता था। मैंने बहाने बहाने से वो तस्वीर देखने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम होती थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद उसने अपने वॉलेट में किसी लड़की की तस्वीर रखी है, किसी ऐसी लड़की की जिससे वो बहुत मोहब्बत करता होगा, और ये सोचकर ही मेरी दुनिया तारीक सी हो जाती थी। लेकिन फिर जब आमिर के रवैये के बारे में सोचती तो मुझे अपना गुमान गलत लगने लगता था। मगर एक दिन ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि मेरी सारी हस्ती हिलकर रह गई थी। हुआ कुछ यूं कि आमिर बोला, अक्सा, शादी को 3 माह हो चुके हैं, तुम अभी तक अपने वालिदैन के घर नहीं गई हो। वो क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें रोका हुआ है, इसीलिए तुम ऐसा करो कि 10 दिन के लिए अपने घर चली जाओ। मैं बोली, नहीं आमिर, मैं आपको छोड़कर इतने दिनों के लिए नहीं जा सकती। आमिर बोले, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेगम, चंद दिनों की ही तो बात है, फिर तुमने अपनी कजन को भी तो अपनी खुशियों से जलाना है। तुम जब हर रोज एक नया सोने का सेट पहनोगी। आमिर की बात तो सच थी, नाजिश को जलाने का इससे अच्छा मौका मुझे और कहां से मिल सकता था। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और आमिर मुझे खुशी खुशी अम्मी के घर छोड़ आया था। मैं घर में दाखिल हुई तो सभी मुझे देखकर बेइंतहा खुश हुए थे। मेरी अम्मी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मैंने घर में मामूल से हटकर चहल पहल देखी तो चौंक गई। मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी बोली, नाजिश की शादी की तैयारियां हो रही हैं। तुम्हारे अब्बू के अमेरिका वाले दोस्त पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्होंने तो तुम्हारा रिश्ता मांगा था, मगर तुम्हारे अब्बू ने उन्हें बताया कि मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है। वो बहुत अफसुर्दा हो गए थे। बोले, मैं बच्चों की तालीम का सोचकर चुप था, नहीं तो मैंने बड़ी देर से सोचा हुआ था कि अक्सा को ही अपनी बहू बनाऊंगा। तब तुम्हारे अब्बू ने नाजिश के रिश्ते की बात की तो उन्होंने हामी भर ली। मुझे तो ये सुनकर ही चुप लग गई थी। असल में मैं और नाजिश जुनेद अंकल के बेटे को बहुत पसंद किया करती थी। हम दोनों ही चाहते थे कि हमारी शादी वहाँ हो जाए, क्योंकि जुनेद अंकल का बेटा बहुत ही नफीस इंसान था। मुझे अब समझ में आ गया था
کہ تمام لوگ مجھے ریجیکٹ کیوں کر جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت زبردست پلاننگ کی ہوئی تھی، مگر میں نے صبر نہیں کیا، مجھ سے میرا نصیب چھن گیا تھا، میرا دل بہت ملال زدہ تھا۔ پھر خیال آیا عامر بھی تو اچھا ہے، وہ اتنا تو خیال رکھتا ہے میرا۔ میں امی سے بہانہ کر کے الٹے قدموں ہی گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ مجھ سے وہاں مزید رکا نہیں جا رہا تھا۔ میں گھر پہنچی تو سامنے کا منظر میری روح کو تڑپانے کے لیے بہت تھا۔ میرا شوہر ایک نہایت حسین لڑکی کے کندھے پر سر رکھ کر گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ تبھی ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ بے انتہا خوف زدہ ہو چکا تھا، خود جلدی سے اٹھا اور مجھ سے انجان بنتے ہوئے بولا، جی کیسے آنا ہوا؟ دراصل امی گھر پر نہیں ہیں۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ عامر بولا، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر امی کے آنے کا انتظار کریں۔ وہ مجھے بہانے سے ڈرائنگ روم میں لے کر گیا تھا۔ وہ بولا، تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ میرا بنا بنایا کھیل خراب کرو گی کیا؟ میں بولی، کون سا کھیل عامر؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ عامر ہنس کر بولا، یہ بھی راہ چلنے والے لڑکے کے ساتھ عشق کرنے والی لڑکی ہے۔ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس جیسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم اب چھپ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ، بس 1-2 دن کی بات ہے، تم گھر میں چھپ کر ہی رہنا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ میں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ میں نے پتھر کی تلاش میں ہیرا گوا دیا ہے۔ میں شام تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنے نصیبوں کو روتی رہی تھی۔ میرا شوہر ایک لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر اس لیے لایا تھا تاکہ اسے بازار میں بیچ کر پیسہ کما سکے۔ میں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ اقصیٰ، تم ایک لڑکی کو کوٹھے میں بکتا ہوا دیکھ سکتی ہو کیا؟ اگر شادی کی رات تمہارا شوہر تمہیں کوٹھے میں بیچ آتا تو تم کیا کرتی؟ اس وقت اللہ نے جس طرح تمہاری مدد کی تھی، تم بھی اس بے یار و مددگار لڑکی کی مدد کرو اور اسے عامر کا مکروہ چہرہ دکھاؤ۔ مگر میں نے ایسا کر لیا تو میرے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ میں نے پہلے جنید انکل کے بیٹے کو کھو دیا اور اب عامر کو کھو دوں گی، تب دنیا میں میرے پیچھے رہ ہی کیا جائے گا؟ مجھے تو تب بھی لوگ قبول نہیں کرتے تھے جب میں کنواری تھی، اور اب اگر میں طلاق یافتہ ہو گئی تو مجھے کون قبول کرے گا؟ میرے والدین پر غم کا جو پہاڑ ٹوٹے گا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے ایک دن گزر گیا تھا۔ عامر میرے پاس آیا اور بولا، میری جان ایک دن اور انتظار کر لو، میں نے اس لڑکی کو اچھے داموں بیچا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جلدی جلدی میں گھاٹے کے سودے میں بیچ دوں، اس لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کو فروخت کرنے کے بعد میں تمہیں مری سیر کروانے لے کر جاؤں گا۔ میں مسکرائی اور بولی، کوئی بات نہیں عامر، آپ فکر نہ کریں۔ عامر میری طرف سے بے فکر ہو چکا تھا۔ عامر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی اور عامر کی دوسری بیوی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، آپ کب آئیں؟ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ عامر کے ساتھ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ وہ لڑکی مسکرا کر بولی، میں نے اور عامر نے ایک دوسرے کو ایک شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا، ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، یوں عامر میرے لیے رشتہ لے کر آیا تو ہماری شادی ہو گئی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، اس لیے میں بولی، تم جانتی ہو کیا، میں عامر کی پہلی بیوی ہوں۔ وہ راہ چلتی لڑکیوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیتا ہے اور پھر انہیں کوٹھے پر لے جا کر فروخت کر دیتا ہے۔ تم بہت معصوم سی ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو، اس لیے تم اس گھر سے فوراً فرار ہو جاؤ۔ آگے میں جانوں اور میرا اللہ جانے، مجھے نہیں معلوم کہ عامر میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ وہ لڑکی بے انتہا پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی، میں آپ کی بات کا یقین کیسے کروں؟ میں بولی، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم یقین کرو تو اسی میں تمہارا بھلا ہے، آگے میں سارا فیصلہ تم پر چھوڑتی ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ میں بولی، ٹھیک ہے، تم جلدی سے اپنا سامان باندھ لو، میں تمہیں پچھلے دروازے سے بھگا دیتی ہوں، اور خود کمرے میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں تمہیں پچھلے دروازے سے بھگا دیتی ہوں، میں نے اسے پچھلے دروازے سے بھگا دیا تھا اور میں خود کمرے میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے اب معلوم تھا کہ عامر مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ میں بیٹھے بیٹھے عامر کے کمرے کی تلاشی لینے لگی تھی، تبھی اس کا وائلٹ میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کالی سی لڑکی کی تصویر تھی، اس میں ایک خط بھی پڑا ہوا تھا۔
میں نے جلدی سے وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، عامر بھائی، یہ دنیا بہت بری ہے، اس دنیا میں صرف حسین لڑکیوں کی عزت ہے، ہم جیسی سیاہ لڑکیوں کے نصیب بھی سیاہ ہی ہوتے ہیں، میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میرے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ اسی وقت دروازے سے عامر اندر داخل ہوا اور بولا، بس اسی سبب میں حسین لڑکیوں کو بازار میں بیچتا ہوں، تم پر اس لیے ترس کھایا کہ تمہاری رنگت میری بہن جیسی کالی سیاہ ہے، اور ایک لڑکے کے ریجیکٹ کرنے پر میری بہن نے خودکشی کر لی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی، تب عامر بولا، نازیہ کہاں ہے؟ میں بولی، میں نے اسے بھگا دیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ مزید کوئی گناہ کریں۔ عامر نے میرے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا۔ وہ بولا، تم نہیں جانتی میرا دھندا کتنے نقصان میں جا رہا ہے، مگر تم فکر نہ کرو، اب میں تمہیں بازار میں بیچ دوں گا، بہت زیادہ مہنگے داموں، تاکہ میری بہن کی روح کو سکون ملے کہ سیاہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ عامر نے مجھے طلاق دے دی اور پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی نازیہ پولیس کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ انہوں نے عامر کو پکڑا اور ہم دونوں کو تھانے لے گئے۔ وہیں سے میں نے اپنے والدین کو کال کی تھی، وہ روتے دھوتے مجھے لینے کے لیے پہنچ گئے تھے اور میں لٹی پٹی سی اپنے گھر میں آ گئی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ نازش کی شادی رک چکی ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی کزن کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جنید انکل کو جب میری طلاق کا علم ہوا تو وہ پھر سے میرے لیے رشتہ لے کر آ گئے تھے، اور یوں میری عدت پوری ہونے کے بعد میری اور نازش دونوں کی ایک ہی دن شادی ہو گئی تھی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور ہم دونوں اپنے اپنے گھر بہت خوش ہیں۔